हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम एसएससी जीडी को फोकस कर हम अपना पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अब ये जो पॉलिटी है ये केवल एसएससी जीडी का मैंने नाम लिया है, तो ऐसा ना समझे कि केवल और केवल एसएससी जीडी के लिए ही है, बल्कि आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो पुलिस का हो या एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, पटवारी का हो, किसी का भी हो, जो वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीएस आती होगी, पॉलिटी आती होगी, उसके सभी के लिए सफिशेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये हमारी आज की जो क्लास है, आज में हम राज्य सरकार के बारे में आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। और जो हमने पढ़ा था वो ओवरव्यू ले रहे हैं हम कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो किस तरह से काम करती है, उसमें कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं और किस किस का कितना रोल होता है। आज वैसे ही सेम हम राज्य सरकार के बारे में जानेंगे कि राज्य सरकार कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन होते हैं और किसका कैसा कैसा योगदान होता है, राज्य को चलाने में कौन कौन काम करता है, और जनता की विशेष रूप से जनता का क्या इसमें अहम रोल होता है, वो सब हम डायग्राम के माध्यम से जान रहे हैं। पहला भी हमने जो केंद्र सरकार के बारे में जाना था वो भी हमने डायग्राम के माध्यम से जाना था, और इसमें भी हम डायग्राम के माध्यम से ही जानेंगे आज की वीडियो में। तो कॉपी पेंसिल उम्मीद करता हूँ लेकर आप बैठे होंगे, नोट करते रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारी राज्य सरकार है, आज हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। स्टेट गवर्नमेंट देखिए 3 पिलर होते हैं सरकार के, 3 पिलर। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका। तीनों एक दूसरे से रिलेट होकर काम करते हैं। या मैं बात कर लूं केंद्र सरकार की या फिर मैं बात करूं राज्य सरकार की, दोनों में ही एक दूसरे से रिलेट होकर काम करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका का मतलब है कानूनों को बनाना। आपको किसी कानून की जरूरत पड़ रही है तो विधायिका उस कानून को बनाएगी, और जो बने हुए कानून है उनको लागू कौन कराएगी, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। और अगर कानूनों में कुछ दिक्कत है तो उनकी देखरेख कौन करेगा, उनको संरक्षण कौन देगा। कानून है, जरूरी थोड़ी है कि सही कानून बनते हैं, हमेशा कुछ गलत बन सकते हैं, तो उनकी देखरेख कौन करेगा, वो करेगी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जो बने हुए कानून है उनको संरक्षण देना या उनकी देखरेख करना। अब जो हमारी विधायिका होती है, अगर मैं केंद्र की बात करता हूं तो विधायिका केंद्र में संसद में होती है, और अगर राज्य की बात करता हूं तो राज्य में विधायिका कहां होती है, राज्य विधानमंडल में होती है। तो कॉपी पेन से निकाल लीजिए झटपट और लिखना शुरू करिए यहां से कि जो हमारी विधायिका होती है राज्यों में वो कहां होती है, वो होती है राज्य विधानमंडल में। कहां पर होती है, राज्य विधानमंडल में होती है, ठीक। यहीं से बिल्कुल शुरू हो जाइए, ठीक। विधायिका होती है राज्य विधान मंडल में, ठीक। राज्य विधानमंडल को इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ देखिए, बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश भी हमें पता होनी चाहिए, कुछ वर्डों की इंग्लिश भी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लेता है। पूछ लिए आपसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव में कितने अंग होते हैं तो बताइए, तो आप कैसे बताओगे। अगर आपको पता होगा कि जिस स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब होता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल में कितने, 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल में कितने अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब ये जान लेते हैं। 3 अंग होते हैं राज्य विधानमंडल में, तो कौन कौन से होते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं क्या, अपर हाउस, अपर हाउस, ठीक। दूसरा क्या, राज्यपाल, दूसरा राज्यपाल, और तीसरा लोअर हाउस, ठीक है। पहला अपर हाउस, दूसरा राज्यपाल और तीसरा लोअर हाउस। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में
कि राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं या फिर संसद के कितने अंग होते हैं, तो दोनों में ही 3-3 अंग होते हैं। अगर मैं संसद की बात करता हूं तो उसमें कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और अगर मैं राज्य विधानमंडल की बात करता हूं राज्यों में, तो यहां पर भी 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक विधान परिषद होती है, दूसरी विधानसभा होती है और तीसरा राज्यपाल होता है। देखिए अपर हाउस को अगर मैं बात करता हूं क्या कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अपर हाउस को बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक, और लोअर हाउस को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं, विधान सभा। ठीक है, कॉपी में नोट करते रहें। अपर हाउस को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, लोअर हाउस को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए अब यहां तक नोट कर लिया, अब आगे बढ़ दिया। अब हम चलते हैं कार्यपालिका की तरफ। देखिए जो कानून बनता है, कानून बना कहां, राज्य विधानमंडल में। बनाया किसने, विधायिका ने बनाया। राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब आगे बढ़िए, कार्यपालिका, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसे नोट करें। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इनका काम होता है बने हुए कानूनों को लागू कराना। देखिए एग्जीक्यूटिव में आखिर होते कौन कौन है। एग्जीक्यूटिव के 2 अंग होते हैं, यानी कि 2 पार्ट होते हैं। अब वो जान लीजिए 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, अब ये भी जान लेते हैं हम। देखिए पहला पार्ट कौन सा होता है, पहला होता है वो जो परमानेंट हो, और दूसरा होता है जो अस्थायी हो, यानी कि स्थायी और अस्थायी। ठीक, तो पहला कौन सा है, नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट, और इधर कौन सा होगा, परमानेंट। अब जो नॉन परमानेंट है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं क्या, अस्थायी। अस्थायी, और इसको परमानेंट क्या बोलते हैं, स्थायी हिंदी में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्थायी हिंदी में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो नॉन परमानेंट है ये कौन से होते हैं और स्थायी है ये कौन से होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट जरूर करते रहे। देखिए जो नॉन परमानेंट होते हैं वो होती है हमारी मंत्री परिषद। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे केंद्र सरकार में होती है ऐसे ही राज्यों में होती है, जैसे केंद्र में ऐसे ही राज्य में। केंद्र में भी मंत्री परिषद होती है और राज्य में भी मंत्री परिषद होती है। अब ये अस्थायी क्यों होती है, ये अस्थायी इसलिए होती है कि हमारे जो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं जिसमें जनता वोट करती है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो हर 5 साल में एक बार होता है। हर 5 साल में एक बार होता है। अब जैसे अब हो गया, अब अगली 5 साल बाद फिर होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो पार्टी इस बार बहुमत लेकर आई है वही अगली बार बहुमत लेकर आए, चेंज हो जाती है ना। जैसे कि हमारा देखो राजस्थान है, राजस्थान में हर 5 वर्ष में सरकार चेंज होनी ही होनी है। कोई भी सरकार कितना ही भी काम करे लेकिन चेंज जरूर होनी है, और यही विकास के लिए सबसे अहम चीज है। अगर हर स्टेट में ये होने लगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा विकास होगा, भारत बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। कोई भी एक सरकार होती है काफी लंबे समय तक वो चलती रहती है तो तानाशाही आ जाती है उसमें, उसके काम का पता नहीं चलता। लेकिन जो नई सरकार आएगी हमेशा वो काम करके देगी आपके लिए। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हर 5 साल में इलेक्शन होता है और हर 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है। जो मंत्री परिषद के जो इस बार हैं वो शायद अगली बार ना हो, इसलिए अस्थायी होती है मंत्री परिषद। कार्यपालिका में मंत्री परिषद कैसी होती है, कार्यपालिका में मंत्री परिषद अस्थायी होती है। तो जो अस्थायी है वो कौन है, वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। अब यहां जाइए, ये तो आपको पता लग गया अस्थायी कौन से होते हैं। अब स्थायी की बात कर लेते हैं, यानी कि परमानेंट की। देखो ये परमानेंट जो होते हैं
ये आपके नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होते हैं। कौन से होते हैं? ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले। नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही ये होते हैं। अब ये नौकरशाही कौन होते हैं? ये जो नौकरशाही होते हैं ये होते हैं आईएएस या फिर आईपीएस। अब ये परमानेंट क्यों होते हैं, स्थायी क्यों होते हैं, ये जान लीजिए। देखिए, जब आईएएस या आईपीएस बनते हैं, ये सरकारी संस्था है। कैसी है? सरकारी संस्था, यूपीएससी के माध्यम से बनने जाते हैं। जब ये एक बार बन जाते हैं, अपनी पद पर आ जाते हैं, ये अपने जब तक इनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती है, यानी कि जो भी अधिकतम आयु है, तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। यानी कि इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको 5 वर्ष में इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको परिवर्तन नहीं किया जाता, इनको बदला नहीं जाता। एक बार इनका सिलेक्शन हो जाता है तो ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? ये जब तक अपने पद पर रहेंगे, जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए ये स्थायी बॉडी है। कैसी है? स्थायी बॉडी। कार्यपालिका की स्थायी बॉडी कौन सी है? आईएएस आईपीएस नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी वाली, ठीक है। और कार्यपालिका अस्थायी बॉडी कौन सी है? मंत्री परिषद। यहां तक आप उतार लीजिए इसको, यहां तक क्या करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, कॉपी में। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, अब बहुत अच्छी चीज जानेंगे यहां से हम, ठीक है। तो चलिए यहां से अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, अब हम बात करेंगे भारत के अंदर जनता, भारत के डेमोक्रेसी है, यानी कि जनता का शासन है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। अब जनता का शासन होता कैसा है, जनता कैसे शासन करती है? जबकि जनता तो आपको पता ही है मैं क्या कहूं आपसे, ठीक है। लेकिन जनता का जो शासन होता है वो किस तरह से होता है? तो जनता का शासन होता है वोट के माध्यम से, वोट के माध्यम से। इलेक्शन आता है, हम वोट करते हैं, हमारे पसंद का हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और राज्य सरकार के लिए भेजते हैं या फिर केंद्र सरकार के लिए भेजते हैं। वो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे कल्याण डेवलपमेंट के लिए वो हमारे कानून बनाता है, हमारे लिए रूल बनाता है, ठीक है, हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हमारे विकास और कल्याण के लिए। कौन? जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम वोट देकर जिता के भेजते हैं। अगर वो हमारे कल्याण और विकास कल्याण के लिए अगर योजनाएं नहीं बनाता है, रूल नहीं बनाता है, नियम नहीं बनाता है, तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, आने वाले इलेक्शन में हम उसको वोट नहीं देते और उसको हरा देते हैं। तो ये जनता का शासन है। जनता चाहे तो उसको आसान बैठा दे, जनता चाहे तो उसको जमीन में लाकर बैठा दे। अब जनता का पॉइंट समझ लीजिए, यहां से आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए, जनता, नोट करते रहे, जनता यानी कि पीपल, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कैसे है, अब आप इसको समझ लीजिए, ठीक। जनता वोट करती है किसको? विधानसभा को। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम क्या चीज? एमएलए बोलते हैं इनको। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनको हम एमएलए बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? एमएलसी, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल मतलब परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के सदस्य कौन कहलाते हैं? एमएलसी कहलाते हैं। और विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं, या हम कहते हैं हिंदी में विधायक, ठीक है। तो चलिए देखिए, जनता वोट करती है किसको? विधायक के लिए इलेक्शन में। जो विधायकी का जो इलेक्शन होता है, एमएलए का जो होता है चुनाव, उसके लिए जनता वोट करती है। जिसमें जनता वोट करती है तो वो इलेक्शन कैसा हो गया? वो प्रत्यक्ष हो गया, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, कैसा हो गया? वो हो गया प्रत्यक्ष इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। क्योंकि जनता ने वोट करा, जनता ने अपना वोट करके अपना प्रतिनिधि कहां भेज दिया? राज्य विधानमंडल में भेज दिया कि जाइए हमारे विकास कल्याण के लिए आप योजनाएं बनाइए, रूल बनाइए, नियम बनाइए और हमें डेवलप कीजिए। राज्य ने जनता ने वोट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया और वोट दिया किसको? एमएलए को। अब एमएलए किसके प्रति? अब देखिए, यहां से एक पॉइंट और बनता है
कि जो एमएलए होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, उत्तरदायी। जो एमएलए होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों, क्योंकि जनता ने ही इनको भेजा है, और अगर ये अपना कर्तव्य सही से नहीं करेंगे तो जनता आने वाले इलेक्शन में अगली बार इनको क्या कर देगी, हरा देगी और बाहर फेंक देगी निकाल के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। ठीक, एक आपने ये जान लीजिए, आपने इसके बारे में जान लिया। चलिए आप इसको उतार लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, जल्दी उतारिए। ठीक है, उतार लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो हमारी विधान परिषद होती है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 यानी कि 169 में है। कितने में है, आर्टिकल नंबर 169 में है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 169 क्या है, विधान परिषद। किस में दिया गया है, आर्टिकल 169 में दिया गया है। क्या कहा गया है, विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन किस में है, आर्टिकल नंबर 169 में है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। जो हमारी विधान परिषद है, ये भारत में केवल और केवल मात्र 6 ही राज्यों में है, जबकि विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है, यानी कि 28 स्टेट्स में है। आप ये भी नोट कर ले। सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब हम नोट करेंगे वो 6 राज्य, कौन से, वो 6 राज्य जिसमें विधान परिषद है। विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये जान लीजिए। चलिए नोट करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, बिहार जिसको मैं बीएच लिख रहा हूं, महाराष्ट्र जिसको मैं एमएच लिख रहा हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और कौन सा है, और है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश मैं को एपी लिख रहा हूं, तेलंगाना कौन सा है, तेलंगाना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कौन सा बचा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और एक और बचा क्या, कर्नाटक। ठीक है, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, 169 में है। आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, तो वो आप याद कर सकते हैं। कौन सा है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब आगे हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। क्या, अगला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि हमने ये जान लिया। अब देखिए, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमने जाना था कि केंद्र सरकार में जो हमारा राष्ट्रपति होता है उनका चुनाव होता है, तो कौन कराता है उनका चुनाव, उनका चुनाव दोनों सदन, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा 28 राज्यों के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा दिल्ली, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और जो स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश है उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि यहां राज्यों में क्या होता है, यहां राज्यों में राज्यपाल जो होता है उसका चुनाव नहीं होता, बल्कि उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, किसको करते हैं, राज्यपाल को, यानी कि गवर्नर को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल को। तो इसको कौन करता है, इसको लिख देता हूं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ठीक है, चलिए
आपने जान लिया यहां तक। अब आगे बढ़िए, देखिए एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, एक दूसरे से रिलेट करके। जो भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर यही खूबी है कि जो ये तीनों पार्ट है सरकार के, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक है, एक कानून बनाती है, दूसरी लागू कराती है और तीसरा उनको संरक्षण देती है। अब हमने जान लिया कि कानून कहां बनते हैं, राज्य विधानमंडल बनते हैं। कौन बनाती है, विधायिका बनाती है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, अपर, लोअर और राज्यपाल। ठीक है, और जो हमारा अपर हाउस है उसको हम विधान परिषद बोलते हैं। उसके सदस्य क्या कहलाते हैं, एमएलसी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये आर्टिकल 169 में है। अपर हाउस यानी कि विधानसभा, विधानसभा के सदस्य एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और क्या इनको हिंदी में विधायक बोलते हैं, जिसको जनता डायरेक्ट क्या करती है, वोट देती है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है और जो इसके सदस्य होते हैं विधानसभा के, ये सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रति। जनता इनको हर 5 साल में बदल सकती है अगर जनता के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेंगे, जबकि ये काम नहीं करते और जनता कंटिन्यू इनको रखती है। यह भारत में सबसे बुरी चीज है, मैं क्या ही कह सकता हूं इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा के इलेक्शन हुए, जनता ने वोट दी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अब विधानसभा में ऐसा थोड़ी है कि 2 ही पार्टी है, कोई भी पार्टी हो सकती है, बहुत सारी पार्टी होती है। जब राज्य विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारी पार्टी सामने आती है और कोई एक पार्टी क्या बनाती है, बहुमत से सरकार बनाती है या गठबंधन से सरकार बनाए। बाकी जो पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, बहुमत सरकार बना लेती है अपनी, उसी के कुछ सदस्य कहां पहुंचते हैं, उसी के कुछ सदस्य मंत्री परिषद में पहुंच जाते हैं। अब आगे बढ़िए, ठीक है, यहां से समझिए। अब विधानसभा में जिसने अपनी क्या कर रहे, बहुमत लेकर आया, यानी कि मेजोरिटी। विधानसभा में जिसने मेजोरिटी प्राप्त कर ली, मेजोरिटी प्राप्त करने के बाद उसी के कुछ सदस्य पहुंच जाएंगे कहां, मंत्री परिषद में। अब वो सदस्य जो मंत्री परिषद में बैठ गए, मंत्री परिषद मतलब समझ रहे हो, मंत्री परिषद का मतलब है जैसे मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, उड्डयन मंत्री, ठीक है, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो ये वही मंत्रालय होते हैं जिनका काम होता है कानूनों को लागू कराना। ठीक है, अब जो बहुमत, जो हमने किसी एक पार्टी ने बहुमत ले लिया तो उसके कुछ सदस्य कहां पहुंच गए, मंत्री परिषद में पहुंच गए। अब ये मंत्री परिषद जो है, अब जो ये मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ये मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी विधानसभा के, किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब ये इसको जवाब देगी, जो मंत्री परिषद किसको जवाब देगी, मंत्री परिषद अपने काम का जवाब विधानसभा को देगी। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक, अब आगे बढ़िए। देखिए इसमें नौकरशाही भी, IAS IPS यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग भी होते हैं कार्यपालिका में, कानून को लागू कराने का जो काम करते हैं। अब इनका क्या काम होता है, देखिए जो मंत्री परिषद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, इनमें कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिल्कुल अनपढ़ गवार, बिल्कुल जाहिल होते हैं। बुरा मानने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, आपने ये कोर्स करा होना चाहिए, या आपको ये पेपर पास करना हो, कुछ नहीं। आपकी केवल और केवल आपकी उम्र होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी उम्र हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अब फर्क नहीं पड़ता आप पर कितने अपराध हैं, कितनी धाराओं में आप पर केस दर्ज है। और अक्सर होता यही है कि जिसके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा, जिसके पास ज़्यादा धाराएं में केस दर्ज होंगे, वही अक्सर नेता, भारत के अंदर नेता बनते हैं ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, देश को विकास करोगे तो पढ़े लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या है, मंत्री परिषद, मंत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ देखिए, जब सरकार बदल जाती है तो क्या होता है कि नए नए विधायक आते हैं। जो सीनियर विधायक होते हैं, जो पावरफुल विधायक होते हैं, वो मंत्रालय में शामिल कर लेते हैं उनको। सीएम क्या करते हैं, अपने कुछ खासों को मंत्री बना देते हैं। अब कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जिन्हें बहुत सारा अनुभव है राजनीति में, और कुछ बिल्कुल ऐसे जो फ्रेशर, पहली बार इलेक्शन लड़ा और पहली बार वो जीत गए, वो मंत्रालय में आ गए। अब उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे कानून बनते हैं, कैसे लागू कराते हैं, पुराने कौन से कानून कौन से कानून एक्टिव हैं, लागू हैं, कौन से पेंडिंग पड़े हैं जिनको लागू करना है। ये सभी जानकारी कौन देता है, ये सब जानकारी देते हैं इन मंत्रियों को ब्यूरोक्रेसी के लोग, यानी कि IAS लेवल के लोग, जिनको सचिव बोलते हैं। कौन जानकारी देता है, ब्यूरोक्रेसी के लोग। अब यहां समझ लीजिए आप, जो मंत्री परिषद है
मंत्री परिषद यानी कि नौकरशाही जो है आईएएस आईपीएस, इन पर नियंत्रण किसका होता है? मंत्री परिषद का नियंत्रण। नियंत्रण किसका होता है? नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पर मंत्री परिषद का होता है। जब इनका नियंत्रण होता है तो ये उत्तरदायी किसके होते हैं? उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद के। मंत्री परिषद के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी किसके होते हैं? मंत्री परिषद के। कौन होते हैं? परमानेंट बॉडी, कार्यपालिका की परमानेंट बॉडी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक चीज और, जो इसका परमानेंट बॉडी का काम होता है एडवाइस देना। क्या देना? एडवाइस देना। किसको एडवाइस देना? मंत्री परिषद को एडवाइस देना कानूनों के बारे में, कौन सा लागू है, कौन सा लागू कराना है, किससे क्या फायदा होगा, सभी जानकारी कि पुरानी सरकार ने कैसे काम किया, कौन से कानून बनाए, लागू कौन से करे, कौन से रद्द करने हैं, कौन से कंटिन्यू रखने हैं, वो सभी जानकारी कौन देते हैं? वो सभी जानकारी देते हैं कार्यपालिका के परमानेंट बॉडी यानी कि स्थायी बॉडी। अपनी ब्यूरोक्रेसी के लोग उसको क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। यहां तक नोट करें, जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मंत्री परिषद के बारे में जान लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। जो हमारी मंत्री परिषद होती है, या केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, वो टोटल सदस्यों का 15% होती है। यानी कि अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा में 545 सीट हैं, 545 का 15% मंत्री परिषद में होंगे। राज्यों में प्रत्येक राज्यों में विधानसभा की सीटों अलग अलग होती हैं। विधानसभा की सीट अलग अलग होती है प्रत्येक राज्य में। तो यहां जितने भी सीट होंगे, जिस भी राज्य की होंगी, उसके 15% समझ लीजिए। राज्यों में विधान सभा सदस्यों का 15% ही क्या होता है? 15% ही मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है, यह आप लिख लीजिए, यहां तक नोट कीजिए। ठीक, जो मंत्री परिषद में केवल राज्य कोई भी राज्य हो और हर राज्य में विधानसभा की जो सीट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो यहां क्या है, मैंने लिख दिया है राज्यों में विधानसभा सदस्यों का 15% ही कहां होगा? मंत्री परिषद में शामिल होंगे। ठीक, अब मंत्री परिषद में होती क्या, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कैसे कैसे होता है, वो जान लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर होता है कौन? सीएम। मंत्री परिषद में पहले नंबर पर कौन होता है? पहले नंबर पर होता है सीएम। ठीक, और इसके बाद चलिए ये समझिए, जो पहले नंबर पर सीएम होता है, तो सीएम की सहायता के लिए कौन होता है? सीएम की सहायता के लिए होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, ये वाला नौकरशाही मुख्य सचिव। ठीक है, सीएम की सहायता के लिए कौन होगा? सीएम की सहायता के लिए होगा मुख्य सचिव। सीएम के बाद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री, और चौथा स्वतंत्र राज्य मंत्री। चौथा कौन सा है? चौथा है स्वतंत्र राज्य मंत्री, और पांचवा है डिप्टी मिनिस्टर। कौन सा? डिप्टी मंत्री यानी कि उप मंत्री। पांचवा कौन सा है? पांचवा है उप मंत्री। ठीक है, अब हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो सीएम की सहायता के लिए कौन होता है? सीएम की सहायता के लिए होता है मुख्य सचिव। ठीक, अब जब सीएम की सहायता के लिए मुख्य सचिव हो, बाकी की जो बॉडी है, ये चार, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनकी सहायता कौन करता है? इनकी सहायता करता है सचिव। यहां भी सचिव,
ठीक, अब जो ये सचिव हैं, ये चार, इन चारों का जो लीडर होता है कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। जो मैन कौन होता है? वो मुख्य सचिव होता है। ये चारों इस मुख्य सचिव के नीचे काम करते हैं चारों। यहां सबसे ऊपर कौन होता है? मंत्रिपरिषद में सीएम होता है, फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र राज्य मंत्री और फिर उपमंत्री यानी कि डिप्टी मिनिस्टर। यहां तक आपको समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए। और राज्य सरकार के बारे में केवल और केवल यही रहेगा आज। राज्य सरकार के बारे में केवल और केवल क्या रहेगा? यही रहेगा। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के बारे में हम वही सेम डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। जैसा आज हमने जाना, राज्य सरकार 3 पार्ट होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिक काम कानून बनाना, कार्यपालिका लेजिस्लेटिव कानून को लागू कराना, न्यायपालिका उनको संरक्षण देना। जो विधायिका है कानून बनाती है, कहां बनाती है? राज्य विधानमंडल में। राज्य विधानमंडल के 3 अंग है, कौन सा? विधान परिषद, विधानसभा और कौन है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है। जनता सीधा वोट किसको देती है? एमएलए को देती है। और एमएलए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो हमारी विधान परिषद है 169 में है विधान परिषद का गठन, आर्टिकल नंबर 169। विधान परिषद भारत के अंदर केवल 6 ही राज्यों में, कौन सा? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 6 ही राज्यों में है। ठीक है। अब जो विधानसभा में जो भी पार्टी बहुमत से आती है उसी का 15% मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका की कैसी बॉडी है? नॉन परमानेंट बॉडी है, यानी कि अस्थायी बॉडी है। अब इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं? इनकी सहायता के लिए ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, यानी कि नौकरशाही होते हैं, जिनको हम कार्यपालिका की परमानेंट बॉडी है। ठीक है। कैसी बॉडी है? परमानेंट बॉडी है। ठीक। अब ये परमानेंट बॉडी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद को एडवाइस कौन देती है? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के लोग देते हैं। परमानेंट बॉडी देती है कार्यपालिका की। परमानेंट बॉडी पर किसका नियंत्रण होता है? मंत्रिपरिषद का होता है, यानी कि अस्थायी बॉडी का नियंत्रण किस पर होता है? स्थायी बॉडी पर होता है। मंत्रिपरिषद में केवल और केवल कितनी भी सीट हो किसी भी राज्य का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल होते हैं। और सबसे ऊपर होता है सीएम। सीएम की सहायता के लिए मुख्य सचिव होते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनकी सभी के सहायता के लिए कौन होते हैं? सचिव होते हैं। उम्मीद करता हूं कैसी लगी आज की आपको क्लास, अच्छी लगी होगी। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ अगर समझ नहीं आया हो, जो प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसकी जो नोट्स के जो आज की वीडियो मैंने आपको दी है, इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे चैनल की यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा नौकरी 24 के नाम से, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसको दे दूंगा। वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से। और जितना मैं बता रहा हूँ यार, अगर आप बहुत समय से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो समझ आ गया होगा इस वीडियो को देख के कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और आप नए हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भरोसा रख के आप हमारे साथ जुड़िए, और जो मैं करा रहा हूँ वो आप करते रहिए। जो मैं करा रहा हूँ वो आप करते रहिए, और जो बाकी रह रहा है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा आपके एग्जाम तक वो मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है। नौकरी 24 आपके चैनल का नाम है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सिर्फ इतना ही आपसे मांगूंगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।